हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ इन डिटेल। आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। हम ये देखेंगे कि एसआरए के सेक्शन 26 में रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, रेक्टिफिकेशन कौन कौन करा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन के ग्राउंड्स क्या हैं, किस केसेस में रेक्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता है और नेचर क्या है रिलीफ की, मतलब डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे विच डील्स विद रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अंडर सेक्शन 26। सो हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि इस चैनल को प्लीज़ गाइस, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या फिर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा कंटेंट और बनाती रहूं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अ चैनल लॉ इन डिटेल। तो हम रेक्टिफिकेशन पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं रेक्टिफिकेशन सेक्शन 26 में है। तो रेक्टिफिकेशन हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स की होती है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन करना, मतलब किसी चीज़ को इस तरीके से करेक्ट करना ताकि आप उसको कंफर्मिटी में ला सकते हो। ओके, तो उसको किसी चीज़ से जो ट्रू चीज़ें हैं उससे कंफर्म करा सको। नेक्स्ट हम समझेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स का क्या मतलब होता है। इंस्ट्रूमेंट्स एसआरए में कहीं भी डिफाइन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन नहीं दी गई है। इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन आती है सेक्शन 14 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट से। सेक्शन 14 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कोई राइट या लाइबिलिटी क्रिएट करता है राइट या लाइबिलिटी, ट्रांसफ़र करता है राइट या लाइबिलिटी, लिमिट, एक्सटेंड, एक्सटिंग्विश या रिकॉर्ड करता है राइट और लाइबिलिटी। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो कि राइट या फिर लाइबिलिटी क्रिएट, ट्रांसफ़र, लिमिट, एक्सटेंड और एक्सटिंग्विश कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट्स एक बड़ा सर्कल है और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता है। तो दीज आर वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्लूड्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका हुआ कॉन्ट्रैक्ट और ये आपकी हुई इंस्ट्रूमेंट्स। सो इंस्ट्रूमेंट एक वाइडर सर्कल होता है और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी आता है। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड आपको ये समझना पड़ेगा कि सेक्शन 26 इंस्ट्रूमेंट्स के रेक्टिफिकेशन पे लगता है और कॉन्ट्रैक्ट के भी रेक्टिफिकेशन पे लगता है। तो आपको पहले मैं ये समझा दूं कि जो ये सेक्शन 26 है वो सेक्शन 26 आपके इंस्ट्रूमेंट्स पे भी लगता है और कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी लगता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकते हैं। तो आप ओरल वाली चीज़ों को कभी रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो, इसलिए इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 26 में रेक्टिफिकेशन बस उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगता है जो कि राइटिंग में हो। और इंस्ट्रूमेंट्स और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्लूडेड है, उसके अलावा बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी राइटिंग में होनी चाहिए, तभी उनकी रेक्टिफिकेशन हो सकती है। ओके, तो सेक्शन 26 उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगता है जो राइटिंग में हो और उन अदर इंस्ट्रूमेंट्स पे लगता है जो कि राइटिंग में हो। नेक्स्ट ये आता है कि रेक्टिफिकेशन हम किस चीज़ों का नहीं कर सकते। तो CIT वर्सेस कमला टाउन ट्रस्ट में ये बताया गया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी मे बी ऑल्टर्ड बाय द कंपनी इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय कंपनीज एक्ट। तो इसमें ये बताया गया है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है किसी कंपनी का, वो उसके रेक्टिफिकेशन की बातें कंपनीज एक्ट में दी हुई हैं। तो चूँकि उसकी रेक्टिफिकेशन की बातें कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी दी हुई हैं, तो फिर इसीलिए उनका रेक्टिफिकेशन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नहीं दिया जा सकता है। इनकी रेक्टिफिकेशन की जो बातें हैं वो आर्टिकल 89 ऑफ कंपनीज एक्ट में इटसेल्फ प्रोवाइडेड की हुई हैं। अब नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन क्या होते हैं। तो मेजरली दो ग्राउंड्स होते हैं रेक्टिफिकेशन के। पहला होता है फ्रॉड। तो फ्रॉड से हम क्या समझते हैं? फ्रॉड से हम ये समझते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति दूसरों को इंटेंशनली डिसीव करता है, मतलब इंटेंशनल होना चाहिए वो। और ये तीन तरीके से हो सकता है। सजेशियो फॉल्सी, मतलब किसी को गलत फैक्ट्स बता के, जब आपको ट्रू फैक्ट्स पता है फिर भी आप गलत फैक्ट्स सजेस्ट कर रहे हो, तो ये भी एक नेचर ऑफ फ्रॉड होता है। दूसरा होता है सप्रेसिव वेराई, जिसमें आप कोई फैक्ट जानते हुए भी उसे छुपा रहे हो।
और तीसरा होता है प्रॉमिस, जो आप कर रहे हो लेकिन आपकी कोई इंटेंशन नहीं है उसको परफॉर्म करने की। तो इन तीनों केसेस में माना जाता है कि आपने फ्रॉड किया है। तो रेक्टिफिकेशन के दो ग्राउंड्स हैं फ्रेंड्स, पहला है फ्रॉड और दूसरा ग्राउंड हम आगे देखेंगे जो कि है म्यूचुअल मिस्टेक। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम दूसरे ग्राउंड पे आ जाते हैं जो कि है म्यूचुअल मिस्टेक। म्यूचुअल मिस्टेक का मतलब होता है, यहाँ पे आपको म्यूचुअल वर्ड पे फोकस करना है। म्यूचुअल का मतलब हो जब कॉमन मिस्टेक हुई है दोनों पार्टीज़ की तरफ से। ओके, सो यहाँ पे यूनिलैटरल मिस्टेक नहीं, जो फ्रॉड को नहीं अमाउंट करती है वो उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। मतलब मिस्टेक हमेशा म्यूचुअल होना चाहिए, यूनिलैटरल नहीं होना चाहिए। तो मिस्टेक ऐसा होना चाहिए और बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे रहेगा इस बात को प्रूफ करने का कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनाई जा रही थी उस वक्त पार्टीज़ में एक कॉमन कंसेंसस था किसी बात को लेकर, बट ड्यू टू मिस्टेक वो बात कॉन्ट्रैक्ट में उस तरीके से नहीं दर्शा पाए वो जिस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया था। सो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा म्यूचुअल मिस्टेक प्रूफ करने का वो प्लेंटिफ पे रहता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि यूनिलैटरल मिस्टेक्स पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी हुई है तो फिर उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। और ये जो वर्ड मिस्टेक है फ्रेंड्स, ये मिस्टेक ऑफ लॉ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मिस्टेक आपकी फैक्ट की भी हो सकती है, लॉ की भी हो सकती है, बट वो हमेशा म्यूचुअल होनी चाहिए, यूनिलैटरल नहीं होनी चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम ये देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन के लिए कौन फाइल कर सकता है। तो रेक्टिफिकेशन के लिए आइदर पार्टी फाइल कर सकते हैं या फिर वो पार्टीज़ डेड हो चुके हैं तो फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स फाइल कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रेक्टिफिकेशन के लिए कोई भी फाइल कर सकता है जो पार्टी हो या फिर उनका रिप्रेजेंटेटिव हो। तो यहाँ पे वो सूट ला सकते हैं, सूट फॉर रेक्टिफिकेशन। ओके, बट ये जो क्लॉज 2 और 3 है इसमें वो कोई सूट फॉर रेक्टिफिकेशन नहीं ला रहे, इसमें ऑलरेडी कोई सूट चल रहा है, फॉर एग्जांपल पार्टीशन सूट, और उसमें या तो प्लेंटिफ या तो डिफेंडेंट अपनी रेक्टिफिकेशन की प्लीडिंग्स क्लेम कर रहे हैं। सो आप याद रखिएगा कि जो क्लॉज 1 है उसमें सूट फॉर रेक्टिफिकेशन लाया जाएगा बाई पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्टीज डेड है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। लेकिन क्लॉज 2 और 3 में कोई नया सूट नहीं लाया जा रहा है बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सूट है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पे ऑलरेडी एक पार्टीशन सूट फाइल कर रखा था तो उसी सूट में प्लेंटिफ अपनी रेक्टिफिकेशन भी क्लेम कर सकता है और उसी सेम सूट में डिफेंडेंट अपने बाकी डिफेंसेस के अलावा रेक्टिफिकेशन का डिफेंस भी क्लेम कर सकता है। तो क्लॉज 2 पढ़ते हैं, प्लेंटिफ इन एनी सूट in which the right arising under the instrument is an issue, for example partition suit। वैसे ही डिफेंडेंट इन एनी सूट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ जो कि है पार्टीशन सूट इन एडिशन टू एनी अदर डिफेंस, बाकी डिफेंसेस के अलावा वो रेक्टिफिकेशन भी प्लीड कर सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको एक और बात याद रखना है कि रेक्टिफिकेशन के लिए आप काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकता है डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकता है रेक्टिफिकेशन क्लेम करने के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम ये देखते हैं कि नेचर किस तरीके का रिलीफ है रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन फ्रेंड्स एक तरीके का डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। तो ये एक तरीके का डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, मतलब ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। इवन दो सब कुछ आपने ग्राउंड्स भी सेटिस्फाई कर दिए हैं, फिर भी अगर कोर्ट को लगता है कि रिफ्यूज़ कर देना चाहिए रेक्टिफिकेशन तो वो रिफ्यूज़ कर देगा। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। चौथी पॉइंट ये हो जाती है कि क्या ओरल एविडेंस से हम फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक को प्रूव कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन क्लेम करने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको ये जनरल रूल तो पता ही होगा कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होता है तो जनरली इसी डॉक्यूमेंट जिसमें वो लिखा गया है उसको हमें कोर्ट में पेश करना पड़ता है एज अ प्रूफ, तो हम उसका ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। तो ओरल एविडेंस जनरली राइटिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट में अलाउड नहीं होता है, बट देयर इज़ वन प्रोवाइज़ो जो सेक्शन 92 का प्रोवाइज़ो 1 है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो ये एविडेंस एक्ट का प्रोवाइज़ो है फ्रेंड्स। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसा फैक्ट हो
इस प्रोवाइजो में फ्रेंड्स ये बोला गया कि कोई भी ऐसा फैक्ट हो जो डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट कर देता हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड, मिस्टेक या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई भी ऐसा फैक्ट हो, अगर वो डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट कर दे रहा है तो चूंकि आपको पता है फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ लॉ, ये सब के ग्राउंड पे डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उस केसेस में आप राइटिंग को ना दिखाकर ओरल एविडेंस भी पेश कर सकते हो। सो येस, ओरल एविडेंस इज अलाउड अंडर सेक्शन 92 प्रोवाइजो 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम अब बैराक रीडिंग पे आ जाते हैं, सेक्शन 26 क्लॉज 1। जो मैंने ऑलरेडी समझा है आपको वही चीज़ है यहाँ पे हम देख लेंगे। व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स में बी रेक्टिफाइड, तो यहाँ पे है कि कब इंस्ट्रूमेंट्स को रेक्टिफाई करना चाहिए। व्हेन थ्रू, मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक के ग्राउंड पे रेक्टिफिकेशन होता है। तो व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने ये भी आपको बता दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट्स में आता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट मेंशन कर दिया गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए और उसके अलावा बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी राइटिंग में होनी चाहिए। तो रेक्टिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट की हो सकती है और अदर इंस्ट्रूमेंट्स की हो सकती है। बट ये रेक्टिफिकेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी पे नहीं अप्लाई करता है, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी कंपनीज एक्ट 1956 में उनकी अमेंडमेंट के लिए प्रोविजंस हैं, तो वो वहाँ पे अमेंड होंगे और एसआरए उस केस में एक जनरल लॉ बन जाएगा और जो कंपनीज एक्ट है स्पेशल लॉ बन जाएगा। तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा और इनकी जो रेक्टिफिकेशन है स्पेशल लॉ दैट इज कंपनीज एक्ट में होंगी। तो जब फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक के तहत, आपको 3 ग्राउंड्स बेसिकली होते हैं फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक के तहत, कोर्ट को ये देखना होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपनी रियल इंटेंशन पार्टीज अपनी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। रियल इंटेंशन ये चेक करना कोर्ट की ड्यूटी बनती है। मतलब अगर पार्टीज ने फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक प्रूव भी कर दिया है, फिर भी ये कोर्ट की ड्यूटी होती है चेक करना कि क्या फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से वो उनकी इंटेंशन रिप्रेजेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। सो अगर कोर्ट को लगता है कि भले ही फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक हुआ है लेकिन रियल इंटेंशन रिप्रेजेंट हो जा रही है, तो वो रेक्टिफिकेशन नहीं देगा। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू चेक कि रियल इंटेंशन रिप्रेजेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सूट फाइल कर सकता है। हमने पहले ही पढ़ लिया कि पार्टी कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कर सकते हैं। अगर पार्टी इज डेड है तो प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट दोनों ही कर सकते हैं। जो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पार्टीशन सूट का, या फिर डिफेंडेंट भी कर सकता है जो सूट प्लेंटिफ में फाइल किया है उसमें बाकी सारे डिफेंसेस के अलावा वो रेक्टिफिकेशन की भी प्लीडिंग कर सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम 26 का क्लॉज 2 पढ़ लेते हैं। 26 के क्लॉज 2 में ये बोला गया है, इफ इन एनी सूट इन विच द कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज सॉट टू बी रेक्टिफाइड, the court finds that the instrument through fraud or mutual mistake does not express the real intention of the parties। तो यहाँ पे अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं एक्सप्रेस कर रही हैं, तो कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो कोर्ट क्या करेगा कि उस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कर देगा। तो फ्रेंड्स हम ये देख सकते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो रिलीफ है वो डिस्क्रिशनरी है और तभी होगा जब कोर्ट को लगता है कि फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से रियल इंटेंशन नहीं रिप्रेजेंट हो पाई है। तो कोर्ट क्या करेगा, रेक्टिफाई कर देगा। Direct rectification of the instrument so as to express that intention so far as that can be done without prejudice to the rights acquired by third person। तो हमें सेकंड पॉइंट हमें ये भी समझ में आ रहा है इससे कि भले ही कोर्ट की डिस्क्रिशन है, बट कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को इस तरीके से यूज़ नहीं करेगा कि वो कोई प्रेजुडिस कॉज कर दे थर्ड पार्टी को। और कौन सा थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी जिसने गुड फेथ में एक्ट किया है, मतलब वो एक बोनाफाइडे पार्टी है, उसने पूरी वैल्यू दे रखी है, मतलब कंसिडरेशन उसने पे कर रखा है एंड विदाउट नोटिस, और उसे पता भी नहीं था कि डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो फिर कोर्ट रेक्टिफिकेशन को ऑर्डर नहीं पास करेगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूविंग फॉरवर्ड क्लॉज 3 की तरफ चलते हुए हम क्या देखेंगे। क्लॉज 3 बोलता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मे फर्स्ट बी रेक्टिफाइड। तो
तो पहले क्या करना है, रेक्टिफाई करो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, एंड देन इफ द पार्टी क्लेमिंग रेक्टिफिकेशन हैज सो प्रेड इन हिज प्लीडिंग एंड द कोर्ट थिंक्स फिट मे बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। तो इसमें पहले आपको रेक्टिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट को, और उसके बाद जब रेक्टिफाई हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो उसके अलावा कोई स्पेसिफिक रिलीफ, कोई परफॉर्मेंस या कोई भी स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम करिए पार्टीज़ ने, तभी करोगे। इसका ये जनरल अंडरस्टैंडिंग तो यही है ना कि अगर पहले जब तक डॉक्यूमेंट ठीक नहीं किया जाएगा आप उसको कैसे स्पेसिफिकली इन्फोर्स कर पाओगे। तो इसलिए फर्स्टली यू हैव टू करेक्ट द डॉक्यूमेंट, यू हैव टू रेक्टिफाई द डॉक्यूमेंट एंड देन यू कैन गो फॉर स्पेसिफिक रिलीफ। इसका ऑब्जेक्ट ये भी है, जैसा कि नाथा वर्सेस हमीद अली बेग में बोला गया, द कोर्ट हेल्ड दैट द पर्पस ऑफ द प्रोविजन है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को प्रिवेंट करना, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में एक सूट हम रेक्टिफिकेशन का फाइल कर रहे हैं, दूसरा हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का फाइल कर रहे हैं, तो हम सारे सूट्स को एक जगह क्लब कर सकते हैं। तो इसीलिए मल्टीप्लिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए ही ये 26 क्लॉज 3 लाया गया है। नाउ कमिंग टू 26 क्लॉज 4, 26 क्लॉज 4 ये बोलता है कि नो रिलीफ फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी। ओके, सो यहाँ पे लिखा है कि नो रिलीफ मतलब रेक्टिफिकेशन की रिलीफ किसी भी पार्टी को नहीं दी जाएगी अनलेस इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड। तो दिस इज सेइंग कि आपको अपने प्लीडिंग्स में स्पेसिफिकली, जो प्लेंटिफ है उसको अपनी प्लीडिंग्स में स्पेसिफिकली ये रिलीफ क्लेम करनी पड़ेगी, एंड नो रिलीफ विल बी अलाउड व्हेन इट इज़ नॉट क्लेम। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। जनरल रूल यही है कि रिलीफ मांगोगे तभी मिलेगा, अदरवाइज कोर्ट अपनी मर्जी से वो रिलीफ अलाउ नहीं कर रहा है। And but this is subject to proviso. So let's read the proviso now. Provided that where a party has not claimed any relief in his pleadings, so if he has not claimed, the court shall at any stage of the proceedings allow him to amend the pleading. ओके, सो कोर्ट आपको अलाउ कर सकता है ऑर्डर 6 रूल 17 में फ्रेंड्स, सीपीसी में ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी में फ्रेंड्स, आप किसी भी स्टेज पे कोर्ट से बोल सकते हो कि आई नीड माई प्लीडिंग्स टू मे अमेंडेड, तो काइंडली ग्रांट मी सम अमेंडमेंट, ताकि मैं इसको अमेंड करके रेक्टिफिकेशंस की रिलीफ मांग लूँ। फ्रेंड्स, इसलिए आपको करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप मांगोगे नहीं तो वो आपको देगा नहीं, वो जनरल रूल में लिखा है, तो फिर आपको मांगना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ वर्ड एनी स्टेज लिखा हुआ है, सो इसीलिए आप किसी भी स्टेज पे मांग सकते हो। इट कैन बी इवन द स्टेज ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो। ओके, तो अगर आपकी एंड की स्टेज है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, उस स्टेज पे भी आप रेक्टिफाई करा सकते हो। एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन? सो अ डीड कैन बी रेक्टिफाइड बाय द कोर्ट। तो हमने देखा रेक्टिफिकेशन, पार्टीज़ एक बार डीड बन गई तो पार्टीज़ खुद से रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकती हैं, वो रेक्टिफिकेशन बस और बस कोर्ट करेगा। और कोर्ट अमेंड कर सकता है। कोर्ट करेगा क्या? तो कोर्ट अमेंड करेगा उस इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज को, उस अदर इंस्ट्रूमेंट या उस जो कॉन्ट्रैक्ट है राइटिंग में, उसकी लैंग्वेज को इस तरीके से अमेंड करेगा कि वो पार्टीज़ की इंटेंशन को रिप्रेजेंट करे, जो इंटेंशन प्रेजेंट थी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट, बट ड्यू टू फ्रॉड या फिर मिस्टेक की वजह से वो इंटेंशन रिप्रेजेंट नहीं हो पाई। तो उस जो इंटेंशन थी पहले कोर्ट उसका पता लगा पाएगा, एसर्टेन करेगा, और एसर्टेन करने के बाद इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को उसके अकॉर्डिंग में अमेंड कर देगा। सो नाउ अब इस अमेंडमेंट का फिर इफेक्ट क्या होगा? सो नाउ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी रेड जैसे कि वो अपने रेक्टिफाई फॉर्म में ही ड्रॉन हुआ है। तो आप ओरिजिनल नहीं पढ़ोगे, आप रेक्टिफाइड वाला ऐसे पढ़ोगे जैसे कि वही ओरिजिनली ड्रॉन हुआ है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड द वीडियो एंड्स हियर, and thanks for watching. If you like the channel, please subscribe. Thank you.